So is the thing visible to everyone? So the first method that we are going to study is, Yes, ma'am. is it visible? हाँ मैम. Okay. Yes, ma'am. Toys mirror. By the reflection of this particular mirror, we are going to create two coherent sources. That is, one will be our real source and the another that will be created will be a virtual source. So what we used to use in this particular device, that there is a mirror. This is a reflecting surface. Of course, this is again a reflecting surface. This is a mirror. What we used to do, we used to keep one source here. ये source जो है, इस source से some of the light will pass like this. It will strike and it will reflect. Or some of the light will strike the ground. It will strike the ground and then it will get reflected by the mirror. उसके बाद इसका reflection होगा. यहाँ पर जाकर टकराएगी and then again it will reflect back. यहाँ से ऐसे बहुत सारे reflections हमको देखने के लिए मिलेंगे. Let's see a perfect diagram of it. क्या किया है? Just observe this. This is my one real source. This is the mirror. यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई और ये पेंसिल से दिख रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हुई. यहाँ से लाइट गई, ये पेंसिल का सोर्स दिख रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. कुछ लाइट्स इस तरीके से भी रिफ्लेक्ट होती है कि यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिरी, ऊपर स्ट्राइक हुई एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक. कुछ लाइट सोर्स यहाँ पर गिरी, वापस से ऊपर की तरफ गई एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक. सो दिस आर द सम वेज बाय व्हिच यू आर क्रिएटिंग. दिस इज योर इमेज सोर्स. ये जो आपका है, दिस वन इज वर्चुअल सोर्स. ये आपके रिफ्लेक्शन की वजह से बना है एंड दिस इज द रियल सोर्स. सिंस ये इमेज जो है ये आपके इसी सोर्स का, इसी रियल सोर्स का इमेज है. सो जिस तरीके से ये क्रिएट करेगा उसी तरीके से ये क्रिएट करेगा. सो दे विल बी अ कोहेरेंट सोर्स. सो बाय दिस मेथड ऑफ obtaining an image, you can create two coherent sources from a single source. So this is one of the method. Now you can obtain an interference pattern by this interference of these two lights. एक तो आपका जो रियल सोर्स से निकला हुआ लाइट है, वेट फॉर व्हाइल, एक जो आपका रियल सोर्स से निकला हुआ लाइट है और जो आपका रिफ्लेक्टेड सोर्स से निकला हुआ लाइट है. जब ये दोनों लाइट्स एक दूसरे को इंटरफेयर करती है इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, इन दिस पर्टिकुलर एरियाज, मैंने आपको ये सिंगल से एंगल रेज दिखाया. देयर आर डिफरेंट देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ रेज व्हिच इज फॉलिंग. ओके, सो जहां पर जिस एरिया में ये दोनों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे देख सकते हो और ये रिफ्लेक्टेड रे देख सकते हो. जिस पॉइंट पे ये इंटरफेयर करती है, यू गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो जिस एरियाज में ये एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, मीट करती है, एट इन दैट पर्टिकुलर एरियाज यू गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट. Okay, so in this way you can create a coherent sources. That one is the real source and the another one is the virtual source. बोलो क्या क्वेश्चन था? मिस सब रिफ्लेक्टेड रेस तो एक ही जगह पे आ रहे हैं ना? हाँ, हमने एक लेजर टाइप का सोर्स यूज किया है. ओके, दिस पर्टिकुलर सोर्स. मिस अगर सनलाइट लिया तो नहीं होगा? सनलाइट लेने का प्रॉब्लम ये है कि सनलाइट लेके हम लोग क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग फॉर मोनोक्रोमेटिक कंडीशन, क्योंकि सनलाइट डज नॉट प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए. सनलाइट के अंदर यू गेट डिफरेंट वेवलेंथ्स. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लाइट्स टुगेदर. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू विल नॉट गेट अ dark band and bright band and then dark band. You get combination of colors, क्योंकि अलग अलग wavelengths एक दूसरे को strike कर रहे होते हैं. So that is the reason we are not preferring sunlight over here for forming an interference pattern. So this particular method is called as Lloyd's mirror method. Here you are using a mirror to obtain the two coherent sources. One is the real source and the another one is the virtual source which is formed due to the reflection of this light. जहां पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करती है जिन पॉइंट्स पे, दिस आर दोस पॉइंट्स वेयर दे मीट ईच अदर. इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू फाइंड एन इंटरफेरेंस पैटर्न. इस एरिया के सामने अगर आप स्क्रीन रख दो
तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग होता है इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, so this is how you can create a, what we can say, two coherent sources by Lloyd's mirror method. Okay, so again I am revising the Lloyd's mirror method, जरा ध्यान से समझो। We are taking a source here, yeah. मैम आपने क्या पढ़ाया अभी? Who's this? मैम अश्विनी। I think you left out, correct? नहीं मैम, डिस्प्ले चला गया था फोन का। मिरर रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो इस मिरर को स्ट्राइक करेगी and there will be a reflected ray. Okay, now there are different points where from this source this light will strike to the mirror and come to a particular point after reflection. So there are two kinds of reflection which can take place. Either it can directly strike the mirror or it can strike the ground and then strike the mirror. There are different ways in which this incident light can get reflected from the mirror. एक तो डायरेक्टली आपके मिरर पे गिर जाए और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, या तो पहले ग्राउंड पे गिरे फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए एंड देन रिफ्लेक्ट बैक हो। सो एक तो आपका रियल सोर्स है, दूसरा आपका जो सारे रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आकर मीट करेंगे दैट विल बी योर वर्चुअल सोर्स। ओके, सो ये दोनों सोर्सेस मिलके दिस रियल सोर्स एंड वर्चुअल, दैट इज आपका इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगा, जहां पर आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, there will be an interference of light and in this particular area you will find the interference pattern. Okay, hope you are clear what is virtual sources. Virtual sources का मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है? आपने ये सारी चीजें पढ़ी है कि what is real source and what is virtual source. Virtual source का मतलब ये होता है कि वो सच में वहां पे प्रेजेंट नहीं है, we feel it like that, हमको लगता है कि वो वहां पर प्रेजेंट है। Okay, this does not mean that it is really present here. It simply means कि if you stand here, you obtain the interference pattern, तो आपको ऐसा लगता है कि एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पर है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर है, ये जहां पर मीट हो रही है, ये जहां पर मीट हो रही है, वी आर गेटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब हो ना हो कहीं पर एक ऐसा सोर्स भी है जो रिफ्लेक्टेड लाइट को क्रिएट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो उसको हम एक्सटेंड करके वर्चुअल सोर्स कंसिडर करते हैं। ये सारी चीजें आपने पीछे पढ़ी हुई है कि व्हाट इज अ वर्चुअल सोर्स। मिरर में आपको जो इमेजेस मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ अ वर्चुअल सोर्स। ओके, हेलो मिस। सो बोलो अमन। मिस जब क्या सब रियल सोर्स से जब क्या लाइट इंसिडेंट होगी सरफेस पे और मिरर पे, तब फिर ऐसा जरूरी है क्या कि सारा रिफ्लेक्टेड लाइट वर्चुअल सोर्स पे ही जाए? सी, अब तुमने यहाँ पर ना एक कंसेप्ट का मिस्टेक कर दिया, जरा ध्यान से समझो। When you see your image in the mirror, जब आप अपना इमेज मिरर में देखते हो, डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आती है, डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट स्ट्राइक करके मिरर पे स्ट्राइक करती है एंड देन रिटर्न बैक आती है, ठीक है। पर आपको क्या लगता है, अगर आपको मिरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको क्या लगेगा कि आपके जैसा ही पर्सन कहीं अंदर कोई तो खड़ा है। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, अगर आप मिरर के लिए कुछ नए हो तो, ठीक है। So when you are standing here, it does not mean कि all the lights are meeting at this particular point. It feels like that all the light is coming from this particular direction. मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखो और आपको इस सोर्स के बारे में पता ना हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी लाइट इसी डायरेक्शन से आ रही है। समझ में आ रहा है what I'm trying to say? So virtual source का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर एक सोर्स बनकर मिल रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि कोई एक रे ऑफ लाइट है जो इस डायरेक्शन से पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है। ओके, दैट मीन्स अ वर्चुअल सोर्स। ऐसा नहीं है कि दो सोर्सेस क्रिएट हो गए हैं, इट सिंपली मीन्स आपको यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो ये लॉयड्स मेरा सिर्फ ये समझा रहा है कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की वजह से मिल रहा है। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वर्चुअल सोर्स, क्योंकि ये ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। व्हेन आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम फीलिंग लाइक दैट कि some ray of light is coming in this particular direction, इसका ये जो रिफ्लेक्टेड रे का लाइट का डायरेक्शन है वो यहाँ पर कहीं है। तो अगर मैं इस लाइट को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, आगे की तरफ बढ़ा दूं, हो ना हो ये सारी पॉइंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी, तभी तो आपको इस सोर्स का इमेज ऐसा ही मिलता है। यू गेट डॉट इमेज एज अ डॉट इमेज। आपको डॉट इमेज जैसा क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है ना, जब आप मिरर के अंदर देखते हो,
यहाँ पर आपने एक डॉट रखा तो यहाँ पर भी आपको एक डॉट देखने के लिए मिलता है। अब इसका रे ऑफ डायग्राम, रे डायग्राम कभी आपने बनाया होगा 11th स्टैंडर्ड में। अगर किसी पर्सन को पता ना हो इसके बारे में, अगर किसी पर्सन को पता ना हो इस पर्टिकुलर लाइट की इसकी वजह से ये बन रहा है, तो उस पर्सन को लगेगा कि लाइट यहीं से आ रही है। दैट इज व्हाट वी से दैट इट इज अ वर्चुअल इमेज। समझा? हाँ मिस। समझ में आ रहा है? ओके, सो हेलो दिस, यस मिस, फिर जितनी रे ऑफ लाइट ये सोर्स से बाहर निकल रही है मिस, फिर तो सारी की सारी यहाँ पर दिखेंगी हमको आते हुए, जो ये वर्चुअल सोर्स है। एग्जैक्टली, सब हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी और वी विल फील लाइक कि लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है। सो जहां पर ये इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट जिस रीजन में ये पर्टिकुलर दोनों लाइट्स एक दूसरे को इंटरफेयर करने वाली है, उन इन दैट पर्टिकुलर रीजन यू कैन, इफ यू प्लेस अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट, अगर आप एक स्क्रीन रखो और आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो यू विल फाइंड दैट इट इज फॉर्मिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो यू कैन सिंपली से दैट कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, ये जो दो वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है, it is because of the incident ray which is falling from the real source, and the second one is from the reflected ray, which you can say it is a virtual source, because that is not a real source. वो तो इसलिए create हो रहा है because there is a reflected ray. So जब incident ray and reflected ray meet in this particular region, you get the interference pattern of light. So एक उसके reflected ray और दूसरे उसके incident ray के interference से हम यहाँ पर interference का pattern बना रहे हैं। हमने इसके इमेज का यूज, काम कर रहा है ना, हमने इसके इमेज का यूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि जिस तरीके से ये सोर्स, क्योंकि ये इमेज जो भी होगा ये इसी सोर्स के जैसा बिहेव करने वाला है, ये इमेज जो भी होगा ये इसी सोर्स की तरह बिहेव करने वाला है पूरी तरीके से। ओके, देयर बिहेवियर विल बी सेम, सो दे विल एक्ट लाइक अ, व्हाट वी कैन से, दे विल एक्ट लाइक अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये दोनों कोहेरेंट सोर्स जैसा बिहेव करेंगे, दैट इज योर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रेज जो है वो कोहेरेंट सोर्स की वेव्स जैसा बिहेव करेंगी, और जब ये जहां जहां पर भी ये मीट होंगी, they will perfectly form a interference pattern. Are you clear with the concept that what we are doing in the Lloyd's mirror? हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का यूज करके we are forming an interference pattern. Okay, so let's go ahead. This was all about the incident. This was all about the formation of two coherent sources from the Lloyd's mirror. If I can get some experiment regarding Lloyd's mirror, I'll show you by tomorrow. अगर कोई मुझे पैटर्न मिल जाए, अगर कहीं पर YouTube पर या कहीं पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में अगर मुझे Lloyd's mirror का एक्सपेरिमेंट दिख जाता है, तो we will show you. I will show you that. Okay. और either I have done it, अगर मेरे पास कहीं पर मेरे खुद के वीडियोस अगर मुझे मिल गए, तो I will show you that. Okay. So let's go ahead with the second part, that is Fresnel's biprism experiment. इसके बारे में, इससे रिलेटेड हमने काफी सम्स किए हैं। Fresnel's biprism experiment. Okay. Now here, पहले Fresnel's biprism experiment का काफी कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको थ्योरी में दिया हुआ था, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट, उस चीज को उन्होंने निकाल दिया है। ओके, क्यों निकाल दिया है? क्योंकि उसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, और जब हायर स्टैंडर्ड में जाते हो तब आप जाकर वो एक्सपेरिमेंट करते हो। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बाइप्रिज्म, ये है क्या, ये क्या मटेरियल है। आज के टाइम में इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल जो मेथड है वो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। लॉयड्स मिरर का भी एक्सपेरिमेंट इतना परफेक्ट आंसर नहीं करता जितना फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने में यूजफुल होता है। ऑफ कोर्स दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी टफ, इट रिक्वायर्स, जैसे आपका हिस्टेरेसिस था वैसे ही ये वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपेरिमेंट होता है फ्रॉम फिजिक्स। ओके, जिस तरीके से हिस्टेरेसिस सबसे टफ होता है फॉर मैग्नेटिज्म, वैसे ही फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म इज एन टफ एक्सपेरिमेंट फॉर ऑप्टिकल फिनोमिना। इससे जल्दी आपको पैटर्न बहुत रफ वे में आपको पैटर्न, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ आप करोगे
तब आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, एक परफेक्ट पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। सो व्हाट इज दिस बाइप्रिज्म, पहले ये समझते हैं। इसका वर्ड इटसेल्फ आपको समझा रहा होगा कि व्हाट इज दिस बाइप्रिज्म मींस, ये बाइप्रिज्म है क्या। ओके ये बाइप्रिज्म, दिस वर्ड इटसेल्फ सेज टू प्रिज्म्स। इसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आई हैव दिस वीडियो। जब दो प्रिज्म्स को एक दूसरे के बेस से कनेक्ट कर दिया जाता है, यू हैव टू प्रिज्म्स जिनको एक दूसरे के बेस से कनेक्ट कर दिया जाता है, द रिजल्टेंट प्रिज्म इज अ बाइप्रिज्म। यहाँ पर देख सकते हो दो बेसिस को एक दूसरे से स्टिक कर दिया गया है, सो दिस द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बाइप्रिज्म, क्योंकि इसको दो प्रिज्म को स्टिक करने से बनाया गया है। नाउ ये जो वर्टेक्स एंगल होता है इस बाइप्रिज्म का, ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, और ये दोनों जो पर्टिकुलर एंगल्स है, दिस रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, इनको मोस्टली 1 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ओके ऑफ कोर्स ये दोनों बढ़ते जाएंगे तो ये वाला अमाउंट कम होता जाएगा। दिस होल इज एन, यू कैन सी दिस होल इज एन ट्राइंगल, सो अगर दिस इज 1 डिग्री तो ये ऑफ कोर्स 179 डिग्री का होगा। दिस इज 2, अगर ये दोनों 1 डिग्री के हैं so this will be 178 डिग्री। okay so this is approximately, ये सबसे हाईएस्ट होता है, और ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं इनको काफी लोएस्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल पे रखा जाता है। okay so this is how your biprism is made. so when you stick two prisms and your vertex angle is equals to 180, approximately equals to 180 degree with a very small refracting angles, you get the formation of a biprism. अब ये दिखता कैसा है, we will show you by a video. मैं एक वीडियो से दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली इसका ये दिखता कैसा है। उससे पहले कुछ समझा रही हूँ, वो देख लो, सो दैट दो वीडियोस में कंटिन्यूस में आपको फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म और उससे किया हुआ एक्सपेरिमेंट, ये दोनों मैं आपको कंटिन्यूएशन में दिखा दूंगी। ओके नाउ किया क्या जाता है, दिस बाइप्रिज्म, इस बाइप्रिज्म को बीच में रखा जाता है, एंड हियर इज द मेन सोर्स, यहाँ पर एक मेन सोर्स रखा जाता है। ओके इस मेन सोर्स से रेज ऑफ लाइट इस बाइप्रिज्म के ऊपर गिरती है। द नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बाइप्रिज्म, of course monochromatic source लिया जाता है। okay now these are the particular rays of light which is falling। अब होगा क्या, actually here is the screen जिसपे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर बाइप्रिज्म के सामने एक लेंस भी रखा जाता है, we used to keep a lens। आपको वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नहीं दिखाया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट we used to keep one lens over here। हम एक लेंस रखते हैं सो दैट जो भी ये डाइवर्जिंग लेंसेज, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। ओके सो वी यूज अ लेंस हियर, काफी पतला लेंस होता है, आई हैव ड्रॉन इट क्वाइट थिकर। ये लेंस क्या करती है, जब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इस पे गिरती है, सो ये लेंसेज क्या करती है, उनको कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लेंसेज का जो लाइट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे फॉल। ओके इट फॉल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से ये ऐसा, ओके सो जिस पैटर्न में, जिस एरिया में ये दोनों लाइट से फॉल हुई ये दोनों पॉइंट से फॉल हुई लाइट गिरती है, वहां पर आपको पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ओके सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। अगर आप इसको एक लाइट, इन दोनों पॉइंट्स को, अगेन सेम फिनोमिना है जो आप मिरर में करते हो, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को पीछे ले जाकर मीट करवाओ तो यू विल फाइंड दैट कि ये रेस इस तरीके से बिहेव कर रही है सच दैट देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेस। आपने एक ही सोर्स से बाइप्रिज्म के हेल्प से दो सोर्सेस बना लिए हैं, S1 and S2, which are actually the image of this, which are actually the extended point of this particular refracted rays. So you get the two sources, you will feel that there are two sources here, and इन दोनों sources के बीच का जो distance होता है, that is the distance between the two slits. So this is how the experiment is done. बाइप्रिज्म को एकदम परपेंडिकुलर रखा जाता है, उसके सामने एक लेंस रखा जाता है, there is a screen here, यहाँ से एक सोर्स होता है, वो सोर्स से लाइट जो है इस पर्टिकुलर बाइप्रिज्म पे गिरती है। जब इन ये दोनों पॉइंट पे, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग एरियाज पे, ओके यू नो दैट दिस आर द रिफ्लेक्टिंग एरियाज ऑफ योर प्रिज्म। ओके जब ये रिफ्लेक्टिंग एरियाज से, ओके जब ये रिफ्लेक्टिंग एरिया से लाइट यहाँ पर गिरती है, वी यूज्ड टू कीप वन लेंस हियर। लेंस से क्या होता है, लाइट एक दूसरे को मीट होती है, लाइट को कन्वर्ज किया जाता है,
जिस पॉइंट में ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एक दूसरे को मिलती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो इन रेज ऑफ लाइट को, तो you will experience that there are two virtual sources which are present here, and the distance between these two particular virtual sources will be d, and they are coherent in nature because ये एक ही सोर्स से बने, एक ही सोर्स के रिफ्लेक्टेड लाइट से बने हुए सोर्सेस है। So they behave like they are coherent sources. Okay, समझा ये एक्सपेरिमेंट सबको? समझा क्या किया है? Are you clear? यस मैम। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको बहुत एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट है। मोस्टली क्या किया जाता है, ये जो लेंस है, इस लेंस को और इस स्क्रीन को का जो डिस्टेंस होता है वो लेंस के 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पे रखा जाता है कि आपको स्क्रीन पे एकदम परफेक्ट इमेज मिले। दे शुड बी परपेंडिकुलर, स्क्रीन, लेंस एंड दिस बाइप्रिज्म, बाइप्रिज्म के एकदम सामने सोर्स को रखा जाता है। ओके, दूसरी बात यह है कि इट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन शुड बी 4 टाइम्स ऑफ f, that is 4 times the focal length of this particular lens, convex lens. So ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट का यूज नॉर्मली स्मॉल डी निकालने के लिए, और ये जो फ्रिंज का विड्थ है, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने वाला है, ये फ्रिंज का विड्थ निकालने के लिए और ये स्मॉल डी निकालने के लिए, ये दोनों चीजों के लिए किया जाता है। स्मॉल डी निकालने का एक मेथड होता है जिसको हम कॉन्जुगेट फोकाई बोलते हैं। कॉन्जुगेट फोकाई मेथड के हेल्प से आप इस स्मॉल डी को निकालते हो। You calculate this small d. This method, which is called as conjugate foci, इस मेथड को करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते हो, सिर्फ ये डिस्टेंस को अल्टरनेट करते हो। पहले जिस डिस्टेंस पे इसको रखा है और यहाँ पर एक डिस्टेंस रखा है, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट अल्टरनेट द मेथड। डोंट गो फॉर इट, बहुत ज्यादा टफ एक्सपेरिमेंट है। बस इतना समझो कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है कि देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ बाइप्रिज्म, बाइप्रिज्म 2 प्रिज्म्स को लगाकर बनाया जाता है। ये जो एंगल होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके सामने एक लेंस रखा जाता है सो दैट सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाए। जिस पॉइंट पे ये रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को मीट होती है, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो यू विल फाइंड दैट there is an two virtual sources which is made from this particular source of light. इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप पीछे एक्सटेंड करो तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 वर्चुअल सोर्सेस है। सिंस ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस एक ही सोर्स के रिफ्लेक्टेड लाइट से बना हुआ है, ओके, इसीलिए दे आर कोहेरेंट इन नेचर। सो दिस इज नोन एज फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू फाइंड आउट द स्मॉल d and the width of the interference pattern, width of the fringe width of a interference pattern, और the distance between the source and the slit is capital D. ये सेटअप है आपका। Should I show you the video now? Let's go ahead. आपको दोनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना आपको लॉयड्स मिरर है, ना आपको फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है। आपको दोनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है इस साल, क्योंकि दिस एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन TY, दैट इज 3rd ईयर ऑफ फिजिक्स। जब आप BSc करते हो तब आपको ये एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स आप हैंडल ही नहीं कर सकते। दिस आर क्वाइट टफ। ये जो आप पैटर्न और बना रहे हो, ये पैटर्न बनाना काफी टफ होता है। यंग स्लिट्स शायद आपसे करवाते हैं वो, आई डोंट रियली रिमेम्बर अबाउट माय 12th स्टैंडर्ड, बट दिस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट डन, इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इसीलिए आपको सिर्फ सेटअप देकर छोड़ दिया है और कुछ नहीं बताया उसके बारे में। हेलो मिस। हेलो मैम। You will learn these experiments. Wait for a while. You will learn these experiments in higher standards. Okay, go ahead. कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ मैम, वो आपने बोला दो ये है प्रिज्म है और उनका बेस को जॉइन किया है, मेरे को समझ में नहीं आया। See on the screen कि आपको कुछ ऐसा ब्लू कलर का एरिया जैसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। So let's go ahead. Yes, ma'am. This is the biprism experiment. आपका बेस स्टिक किया है 2 प्रिज्म्स का। There are 2 triangular pieces of glasses, that is there are 2 prisms where your bases are joined. Okay. This whole particular material is called as a biprism.
अब यहाँ से एक साइड से रेज गिरेंगी और दूसरे साइड से बाहर आएंगी. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया रेज विल कम आउट. दूसरे साइड से हम अंदर पास करेंगे और इस प्लेन सरफेस से हम लाइट को बाहर की तरफ निकालेंगे. जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यू विल फाइंड एन इंटरफेरेंस पैटर्न. So this is how your biprism looks like. Now let's go to the next video where we are going to see how the experiment takes place. This is the screen. This is a biprism. We are going to pass a ray of light where we will observe that there will be a pattern on the source of light. We are using a monochromatic light of red color. As you can see that in the area where they're interfering with each other, you can get a bright and a dark band continuously. Okay. So I'm stopping it here. Just try to understand here that even they have not used, wait for a while, even they are not using any kind of lens here. But in a real experiment, when you do inside the lab, you need to use a lens between this biprism and the screen to convert your rays of light to on the screen. Okay. And the second part, as you can observe, there is nothing called as two sources. But if you extend this rays, the refracted rays, if you extend it on the backside direction, you will find that you will feel like that कि ऐसा कुछ बाजू में रखा हुआ है जहां से ये rays of light आकर इस particular screen पे strike कर रही है. That is what I was trying to explain you. That virtual sources का मतलब होता है it does not mean कि it exists there. If you extend it in the opposite direction, आपको ऐसा feel होगा कि वहां से ray of light आ रही है अगर आपको पीछे के पैटर्न के बारे में ना पता हो तो. This is what you say that it is a virtual image. Virtual image का मतलब ही यही होता है कि अगर आप उसको एक्सटेंड करो तो आपका रियल सोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है, पर अगर आप उसके रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो आपको एक अलग डायरेक्शन से लाइट आती हुई दिखेगी. आपको अगर रियल सोर्स के बारे में कुछ ना पता हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हो ना हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो वहां पर प्रेजेंट है. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में जब आपने सनलाइट के बारे में पढ़ा था, यहाँ वहां पर भी आपने वर्चुअल इमेज के बारे में काफी डीप में पढ़ा हुआ है. ओके, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी. हाँ मिस, वो जो इन दोनों का मिस बेस है उसके पास में लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो रही है. जो सेंटर में होगा यू विल फाइंड इट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा. अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो यू विल फील लाइक देयर आर टू सोर्सेस S1 and S2. This is a 3D view. जहां पर सिर्फ इंटरसेक्ट होती है रेज ऑफ लाइट दोनों कोहेरेंट सोर्सेस की, ओनली दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न. अदरवाइज बाकी के जो रेज है वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहा. दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग. ओके, सो yeah, I'll stop the video. If you have any doubt, please ask. They have not used any kind of lenses, but in real experiment you need to use the convex lenses so that you can you can converge many of the rays of light on the screen and you can get a proper interference pattern. आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिले उस चीज के लिए आपका कन्वर्जिंग लेंस को यूज किया जाता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड.
So your capital D is the distance between the that virtual source that is forming by this refracted ray of light, and small d is the distance between these two slits, which are your virtual sources. Since they are formed from the same sources, hence they will be coherent in nature, they will be monochromatic in nature. Okay, this whatever deviations you are observing, it is all because of the angle of deviation, because you know when a light enters inside the prism, it get deviated. That is your incident ray and the emergent ray. This both have a particular angle of deviation which depends on the refracting angle of this particular period. ये refracting angles पे आपके depend करता है आपका angle of deviation. आपको ये बात पता होनी चाहिए. I plus E is equals to A plus delta, that you have already studied. Okay, so this according to this relation, of course your deviation depends upon this particular angle, refracting angle, and also on the angle at which you are at which your light is getting incident on this particular surface of this refracting prism. Okay, and the points and the place and the region where all the rays of light refracted, this emergent ray of light, meet each other, at that particular region you get an you get an interference pattern of light. This is what is Fresnel's biprism experiment. Okay, so in lab mostly Fresnel's biprism experiments are used to do your interference experiment, that is Young's interference experiment. इसका यूज किया जाता है पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए. ओके, बिकॉज बहुत एक्यूरेसी के साथ ये स्मॉल डी की वैल्यू देता है. ऐसे सोर्सेस को ये क्रिएट करता है जो पूरी तरीके से जो जो फिनोमिना हमको चाहिए वो सारे फिनोमिना वो क्रिएट करके देते हैं. दिस सोर्सेस ये तो काफी ये एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं. इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको काफी टफ मेथड यूज करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फोकाई. इस मेथड को करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटा लगता है फॉर परफेक्ट एक्यूरेसी, कि आपको ये डी एकदम परफेक्ट आए. So conjugate foci का मेथड यूज किया जाता है for calculating this small d, that is the distance between the two sources. So this is what is the Fresnel's biprism experiment. If you have any doubt, please ask. हेलो मिस. डाउट है तो पूछ लो, बोलो. मिस वो समझ में नहीं आया कि जब वो इसके ऊपर गिरा, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बोर्ड है मतलब जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई है, तो फिर मिस वो S2 से आते हुए कैसे दिख रहा है, एक बार बताओ ना वो. Anything else? See, यहाँ पर हमने रेस में हमने 1 2 3 रेस देखी है. ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक सोर्स बहुत सारे रेस क्रिएट करता है. ओके, एक सोर्स का जो रेस होता है वो बहुत सारा होता है. सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि हमने सिर्फ कुछ रेस के बारे में देखा है. देयर इज एट एवरी पॉइंट यू विल गेट अ रे ऑफ लाइट. ओके, एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ज इट. सो यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स एक दूसरे को इंटरफेयर करने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न यू आर ऑब्जर्विंग अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट. यहाँ पे बहुत सारी रेज है जो इस पर्टिकुलर बाइप्रिज्म से क्रॉस होकर आगे की तरफ बढ़ने वाली है. सो जिस रीजन में ये दोनों डायरेक्शन से लाइट रेज आकर एक दूसरे को मीट होंगे, उस रीजन में खाली आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलेगा. जहां पर ये मीट नहीं होंगे वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा. वहां पे आपको स्प्रेडेड लाइट मिलेगी, पैटर्न जैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा. हेलो मैम. हेलो. हाँ बोलो. हाँ, अगर हम कैपिटल डी को बढ़ाते हैं तो ज्यादा स्पीड हो जाएगा ना वो इंटरफेरेंस. एग्जैक्टली, जैसे जैसे आप कैपिटल डी, इसलिए कैपिटल डी को बहुत दूर रखा जाता है. तो मीट ज्यादा करेगा और ज्यादा, इसलिए जब आप, हाँ, बट इतना भी दूर नहीं रखना होता है कि बीच का जो आपका डिस्टर्बेंस है वो आपके रेज ऑफ लाइट को, क्योंकि आपको पता है यू आर डीलिंग विद अ फोटोन. ओके, तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए. सो एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस मोस्टली 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है आपके डी को फ्रॉम द सोर्स. मिस आपने वो हमने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि दिस डी. यस, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस कैपिटल डी, हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. आपका ये पूरा सेटअप जो होता है एक ऐसे टेबल पे रखा जाता है जिसके ऊपर स्केलिंग की गई होती है. सो आपका ये जो डिस्टेंस है वो टेबल के स्केल से आपको पता चल जाता है. दिस होल सेटअप इज फिक्स्ड ऑन द टेबल व्हिच हैव अ स्केल मार्किंग. उसके ऊपर स्केल मार्किंग पहले से की गई होती है. सो कैपिटल डी मेजर कर पाना इज नॉट अ बिग डील. आपका जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है एक्सपेरिमेंट में कुछ है तो वो है ये स्मॉल डी को मेजर कर पाना.
क्योंकि ये बहुत ही पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इनका क्लोज होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पैटर्न एकदम अच्छा मिलता है। अदरवाइज पैटर्न में आपको ब्राइट और डार्क का प्रॉपर क्लियर इमेज नहीं मिलेगा। ओके। या हेलो मिस। हाँ पूछो। मिस वो जब का कैपिटल डी बढ़ेगा ना तो उसका साइज भी बढ़ेगा ना इमेज का? इमेज का साइज बढ़ेगा मतलब मतलब व्हाट यू वो वांट जो टू से? है ना फ्रिंजेस वो बड़े होंगे ना? हाँ होंगे, ऑफ स्प्रेड कोर्स होंगे होंगे। ना। हाँ स्प्रेड जैसे कि होंगे। यू नो दैट फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वाज लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, करेक्ट? हाँ दिस वाज मिस। द फॉर्मूला, सो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल डी। यस मिस, समझिए बढ़ेगा। समझिए। अभिषेक कुछ डाउट था और यू आर आस्किंग समथिंग? नो ओके सब ठीक। Okay, fine. So hope you are clear with the Fresnel's biprism experiment. आपके बहुत जगह पे जहां पर भी यंग्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर वो बोलेंगे in a Fresnel biprism experiment. So you have to simply you have to make it clear that Fresnel's biprism experiment are done to get a interference pattern of light. And it is similar to your Young's experiment, but in Young's experiment he was using virtual sources as a source which is created from the sunlight. But here we are using more accurate method to create these virtual sources from the image of this refracting angles, refracting rays of light. Okay, and whatever it is creating here, it is all because of the difference between your incident ray and the emergent ray, and that difference is called as the angle of deviation of that particular prism. Angle of deviation का मतलब ही यही होता है कि अगर आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालो तो आपको दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, and you find out that it is angle of deviation. And you know what is the relation for that prism for the angle of deviation, that is given by I plus E is equals to A plus delta. ये relation आपने prism के लिए देखा हुआ है, where A is the refracting angle, delta is the angle of deviation, E is the emergent angle, and I is the angle of incidence. Okay, so this was all about the biprism experiment. Let's move ahead with new part, that is optical part. Optical path. इसको पहले एक शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर जरा डीप में जाऊंगी कि ऑप्टिकल पाथ है क्या। ये जो नया टर्म हमने सीखा, ये समझा, ये है क्या एग्जैक्टली। एक बात जरा समझो, एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जब वो वैक्यूम में चल रही है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम इज 1. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम इज n is equals to 1. So in vacuum it is traveling some distance of delta x, कुछ एक डेल्टा एक्स डिस्टेंस ये चल रहा है। ओके, वहीं पे अगर समझो मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जनरल, एक n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया, ओके, एंड उसमें जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एक्स डैश, दोनों का टाइम मैं सेम रख रही हूँ। इसी टाइम में इस वैक्यूम में उसने डेल्टा एक्स कवर किया, और उसी टाइम में उस रे ऑफ लाइट ने, सेम वेवलेंथ की रे ऑफ लाइट ने, मैं वेवलेंथ, वेलोसिटी सब कुछ सेम रख रही हूँ, दोनों रेज ऑफ लाइट आर सेम, आई एम यूजिंग अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। उसी रे ऑफ लाइट ने समझो 1 सेकेंड में वैक्यूम में डेल्टा एक्स, 1 सेकेंड के अंदर उसने डेल्टा एक्स का डिस्टेंस कवर किया है, और उसी 1 सेकेंड में, दूसरा 1 सेकेंड में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव कोई एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसमें उसने डेल्टा एक्स डैश डिस्टेंस कवर किया है। सो आई कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन दिस टू कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तब उसने जो डिस्टेंस कवर किया इन अ फिक्स्ड टाइम वाज डेल्टा एक्स, और वहीं पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n था, n कैन बी एनीथिंग, 1.5, 1.6, 1.7, एनीथिंग, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डेल्टा एक्स डैश। यू कैन गेट द रिलेशन बिटवीन दिस टू, डेल्टा एक्स डैश इनटू 1 इज इक्वल्स टू n इनटू डेल्टा एक्स, मतलब जो भी डिस्टेंस वो उस मटेरियल मीडियम में कवर करने वाला है, डेल्टा एक्स डैश दैट कैन बी गिवन एज n इनटू डेल्टा एक्स। ये एक रिलेशन आपको मिल गया फॉर द सेम टाइम पीरियड। मैं सेम टाइम में ऑब्जर्व कर रही हूँ दोनों को, मैंने सेम लाइट रखी हुई है। ओके, सो ऑप्टिक दिस पर्टिकुलर डेल्टा एक्स डैश, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ, इसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। we say this is as optical path, इसी को ऑप्टिकल पाथ बोला जाता है। now how can you define optical path? सोच के बता सकते हो ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन कैसे करोगे?
कैन यू डिफाइन दिस ऑप्टिकल पाथ? कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको? क्या बोल सकते हो एग्जैक्टली ये है क्या? देखकर क्या समझ में आ रहा है इसको? n times delta x. n टाइम्स डेल्टा x, ये तो फॉर्मूला है। और कुछ समझा सकते हो इसके बारे में? हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ, ये मतलब रेशियो देता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। पहली बात तो मीडियम का। मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, ये तो बात सही है। डेल्टा एक्स अगर आप लैम्बडा के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो तो आपका लैम्बडा का रेशियो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता ही है ना। ये चीज तो हमने पीछे पढ़ी हुई है वेव थियरी ऑफ लाइट में। अगर इस डेल्टा एक्स को मैं वेव के लैम्बडा के टर्म्स में पढ़ लूं, इफ आई अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ लैम्बडा, तो ये तो आपको ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता ही रहा है। और कुछ ये बता रहा है? वैक्यूम में जितना डिस्टेंस बता ट्रेवल करता मैम है। इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ, ऐसे? नो, वेवलेंथ तो सेम हो ही नहीं सकता ना। वेवलेंथ सेम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, मतलब मीडियम में जाने से आपकी लाइट को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो वैक्यूम वाला कंडीशन हो जाएगा। हाँ अभिषेक तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो जरा। हाँ, वो वैक्यूम के कंपेयर में कितना कम या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता ओके, और कोई तरीका है इसको डिफाइन करने का? प्लीज थिंक अबाउट इट। हाँ मिस, बोलो। शायद से मतलब जितना उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस वैक्यूम में, वो किसी और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स हो जाता है। मतलब मिस एक मिनट ना सोचना पड़ेगा। सोचो, आई वॉन्ट यू टू थिंक, इसके बारे में तुम सोचो। बोलने के लिए मैं बोल के साइड हो जाऊं, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक कि मैंने एक ऐसा रिलेशन आपको पकड़ा दिया है कि जब वैक्यूम था उसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया, जब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आया तो उसने डेल्टा एक्स डैश डिस्टेंस को कवर किया है। मतलब अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालो तो यू विल फाइंड दैट डेल्टा एक्स डैश इनटू 1 इज इक्वल टू n डेल्टा एक्स। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ, व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ मीडियम is equals to n times of delta x. मिस मतलब कोई दूसरे मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ बढ़ जाता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ जाता है, आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं वैक्यूम से कंपेयर कर रही हूँ, वैक्यूम से बड़ा वेवलेंथ और किसी भी मीडियम में नहीं होता। सबसे ज्यादा वेलोसिटी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपके वैक्यूम में ही पाया जाता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई अपोजिशन नहीं होता। सो आई एम कंपेयरिंग इट विद वैक्यूम। वैक्यूम से बड़ा वेवलेंथ मतलब आप ऐसे बात कर रहे हो कि मतलब कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से ज्यादा है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई चीज भाग नहीं सकती। अभी तक तो फिलहाल तो नहीं प्रूव किया है। तो आपका स्टेटमेंट ये रिवील कर रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ मीडियम व्हिच हैव ग्रेटर स्पीड देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचो जरा इसके बारे में, थिंक अबाउट इट, प्लीज आंसर। हेलो मैम। मैम द पाथ फॉलोड बाय लाइट रे, ऐसा बोल सकते हैं? Both are the path followed by light rays only. This is in the vacuum and this is in the medium with the refractive index n. Both are the path covered by the light only, but there is a relation between the path covered by light in different mediums. And what this relation is explaining, I am saying that this delta x dash is your, this delta x dash, that is your n delta x, is representing a optical path. Means what does that mean? मिस अगर हम लोग को मतलब ये वैक्यूम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर वो दिया है, तो हम लोग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मालूम कर सकते हैं कि मतलब उसका जो पाथ जो कवर्ड है वो कितना हो जाएगा उसमें, वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो टाइम्स हो जाएगा। मतलब करेक्ट, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। आपको जस्ट ये इक्वेशन देखना था। जितने देर में I said the time I'm keeping for both is same. Okay? यहाँ पर उसने जब vacuum when refractive index was 1, I said the distance covered is delta x. जब एक refractive index n आ गया, मेरा जो distance covered हो गया वो delta x dash हो गया।
कुछ तो डिस्टेंस में चेंजेस आ गया। मैंने जब इनके बीच में रिलेशन निकाला, आई फाउंड द रिलेशन एज डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू एन डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स डैश इज द path covered in a medium with refractive index n, and this n delta x, here this delta x is the path covered in a vacuum. इसका मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे कि सौरभ ने बताया कि अगर आपको वैक्यूम में उसका डिस्टेंस कवर बता दिया जाए एक पर्टिकुलर टाइम टी में, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए किसी एक मीडियम का, तो आप बता सकते हो कि जितने टाइम में वैक्यूम में उसने डेल्टा एक्स कवर किया है, उतने ही टाइम में वो किसी मीडियम में कितना कवर कर सकेगा। यू कैन कैलकुलेट दैट। कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मेरा जो मीडियम का जो जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, ओके, इट इज 1.5, फाइन। सो आप बता सकते हो कि अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, इज इट हैंग? हाँ मिस, फ्रीज हुआ है। Yes, miss. मुझे पता चल जाए कि इन वैक्यूम वो कितना पाथ कवर कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो आई कैन कैलकुलेट कि वही पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट मेरे एक पर्टिकुलर मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा विद द हेल्प ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? समझा सबको? व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? सो ऑप्टिकल पाथ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि optical path in a medium can also be defined as the corresponding path in vacuum that light travels in the same time in that medium. अब इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक उसी रे ऑफ लाइट ने, अगर आपने उसका डिस्टेंस को वैक्यूम से कंपेयर किया है, तो उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप निकाल सकते हो उसके मल्टीप्लिकेशन से कि वही रे ऑफ लाइट आपके मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन द सेम टाइम। ओके, दिस इज व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ। सो लेट्स ट्राई टू हैव समथिंग more interesting, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। I said the time will be same. Time is equals to distance upon speed. Let's say distance, since the time is same, distance in a vacuum upon speed in a vacuum is equals to distance in a medium upon speed in a medium. Okay, if I want to have relation between two, what I will get is what I can get, distance in a medium, delta x dash was distance in a medium, correct? So distance in a medium is distance in a vacuum upon speed in a vacuum multiplied by speed in a medium. Okay, अब इसको जरा साथ में लेकर आते हैं। Is it correct? Okay, so let's try to have relation. So let's try to have in the terms of distance in a vacuum. So distance in a medium multiplied by speed in a, this will go up. So speed in a vacuum upon speed in a medium is equals to distance in a vacuum. So speed in a medium upon speed in a, speed in a vacuum upon speed in a medium, C by V, it is your refractive index. So distance in a medium multiplied by N is equals to distance in a vacuum. I think कुछ mistake हुआ है. हाँ मिस, वो m वाला x. Wait for a while. So let me revise it first. मैं देखती हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पर we are getting the opposite relations. I think मैंने यहाँ पे notations में कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसलिए ये चीज हो रही है. Just keep it in mind that what is the optical path is just the light traveled by. अगर आपको पता चल जाए कि एक particular वैक्यूम में आपकी रे ऑफ लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो
in a vacuum. So you can calculate एक particular medium में आपका वही ray of light उस particular medium में कितना distance cover करेगा with the help of a refractive index and with the help of a distance covered in a vacuum. So let me revise this part once again. मैं ये part जरा देखती हूँ वापस से and then I will define it again. Okay. मिस प्रतिभा मैम. ना हेलो हाँ बोलो. हाँ मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. हाँ मिस वो